नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव को कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए सहयोग का आश्वासन दिया। सरकार ने कोझिकोड विमान दुर्घटना की जांच के लिए 5 सदस्यों की समिति बनाई। राजस्थान में जारी राजनीतिक संकट के बीच विधानसभा का सत्र आज से आरंभ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राइल और संयुक्त अरब अमारात के बीच कूटनीतिक संबंध बनाने के ऐतिहासिक शांति समझौते की घोषणा की। समाचार प्रभात के इस अंक में अपने सहयोगी विशाल शर्मा के साथ मैं नवीन सक्सेना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ये संबोधन हिंदी में शाम 7 बजे से आकाशवाणी के सभी नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। हिंदी के बाद अंग्रेजी भाषा में इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी से राष्ट्रपति के संबोधन का प्रादेशिक भाषाओं में क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे से प्रसारण किया जाएगा। राष्ट्र कल 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने में राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कल लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सभी आमंत्रित लोगों से गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया है। लाल किले में 4000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे और वे सुरक्षित दूरी का पालन करते हुए तैनात रहेंगे। लाल किले के आसपास एनएसजी स्नाइपर, स्वाट कमांडो और पतंग उड़ाने वालों पर नजर रखने सहित बहुस्तरीय सुरक्षा घेरे की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा कारणों से कल तक राजधानी दिल्ली में यूएवी, ड्रोन, पैराग्लाइडर और हॉट एयर बलून उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। यातायात पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी में वाहनों के सुरक्षित और सुगमतापूर्वक आवागमन के लिए परामर्श जारी किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कोविड का आर्थिक प्रभाव कम करने में मालदीव को सहयोग देता रहेगा। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी विशेष मित्रता हिंद महासागर के जल की तरह हमेशा गहरी रहेगी। श्री सोलिह ने मालदीव भारत सहयोग में इसे एक ऐतिहासिक घटना बताया। मालदीव को भारत की तरफ से बजट समर्थन के रूप में $25 करोड़ और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना के लिए $50 करोड़ मिले हैं। राष्ट्रपति सोलिह ने इस उदारता और मित्रता के लिए श्री मोदी और भारत की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कल पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की कराधान प्रणाली फीसलेस बनाई जा रही है। इससे करदाताओं का डर दूर होगा और उन्हें भेदभाव से बचाया जा सकेगा। श्री मोदी ने कहा कि कर प्रशासन ऐसा होना चाहिए कि वो करदाताओं को भ्रमित करने की बजाय उनकी समस्याओं को सुलझाए। उन्होंने कहा कि तकनीक से लेकर नियम तक सब कुछ सरल होने चाहिए। कॉरपोरेट टैक्स के मामले में हम दुनिया में सबसे कम टैक्स लेने वाले देशों में से एक हैं। साथियों, कोशिश ये है कि हमारी टैक्स प्रणाली सीमलेस हो, पेनलेस हो, फेसलेस हो। सीमलेस यानी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हर टैक्स पेयर को उलझाने के बजाय समस्या को सुलझाने के लिए काम करे। पेनलेस यानी टेक्नोलॉजी से लेकर रूल्स तक सब कुछ सिंपल हो। फेसलेस यानी टैक्स पेयर कौन है और टैक्स ऑफिसर कौन है, इससे मतलब ही नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कर प्रणाली को निर्बाध और सरल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। देश में चल रहा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का सिलसिला आज एक नए पड़ाव पर पहुंचा है। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ऑनरिंग द ऑनेस्ट, 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की इस नई व्यवस्था का आज लोकार्पण किया गया है।
इस प्लेटफॉर्म में फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म्स हैं। श्री मोदी ने कहा कि ईमानदार करदाता राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कर अधिकारियों की ये जिम्मेदारी है कि वे करदाताओं के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार करें। श्री मोदी ने कहा कि लोगों को भी कर भुगतान को जिम्मेदारी समझना चाहिए। उन्होंने राष्ट्र की विकास यात्रा में करदाता चार्टर को एक बड़ा कदम बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में सरकार ने बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों को ये सुविधा प्रदान करने पर ध्यान दिया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने कर प्रशासन में सुशासन लाने के लिए नया मॉडल विकसित किया है। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने कोझिकोड हवाई अड्डे पर एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। कप्तान एसएस चहर के नेतृत्व में 5 सदस्यों का दल इस दुर्घटना की जांच करेगा। ये दल दुर्घटना के संभावित कारणों और इसके लिए जिम्मेदार पहलुओं की जांच करेगा। दल भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के उपायों की भी सिफारिश करेगा। कप्तान चहर 5 महीनों के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। दुबई से एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान 7 अगस्त को कोझिकोड हवाई अड्डे पर भारी बारिश में उतरते समय रनवे पर फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिससे 18 लोग मारे गए थे। विमान में 190 यात्री सवार थे। केंद्र सरकार ने अब तक 3 करोड़ से अधिक N95 मास्क और 1 करोड़ 28 लाख पीपीई किट राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विभिन्न केंद्रीय संस्थाओं को वितरित किए हैं। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दवाएं तथा अन्य उपकरण मुफ्त उपलब्ध करा रही है। शुरू में इनमें से अधिकांश वस्तुएं दूसरे देशों से मंगवाई जाती थीं, लेकिन अब इन वस्तुओं का स्वदेश में ही उत्पादन शुरू हो गया। ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का हिस्सा है। भारत ने एक दिन में 8,30,000 से अधिक नमूनों की कोविड जांच का कीर्तिमान बनाया है। जांच संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों की पहचान और उपचार की कार्यनीति पर अमल करते हुए भारत हर रोज 10 लाख जांच करने की क्षमता हासिल करने में सफल हुआ है। देश में एक दिन में रिकॉर्ड 56,383 कोविड मरीज स्वस्थ हुए हैं। देश में अब तक करीब 17 लाख कोरोना रोगी पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 70.77% हो गई है और मृत्यु दर घटकर 1.96% रह गई। रिकॉर्ड संख्या में रोगियों के स्वस्थ होने से देश में कोविड मरीजों की संख्या में कमी आई है। अब कुल कोविड मरीजों में से केवल 27.27% ही संक्रमित हैं। कोविड से स्वस्थ व्यक्तियों की संख्या मरीजों से 10 लाख अधिक हो गई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 956 नए मरीजों का पता चला है। इन्हें मिलाकर राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 1,49,000 से अधिक हो गई है। इस वायरस से अब तक 1,34,318 व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,092 नए मामले सामने आए। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि गुजरात में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 77.42 हो गई है। एक रिपोर्ट। गुजरात में अब तक 11,59,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है, जिसमें से 50,817 परीक्षण कल एक ही दिन में किए गए, जो अब तक के सबसे ज्यादा परीक्षण हैं। कल सामने आए संक्रमण के 1,092 नए मामलों में से सबसे अधिक 181 मामले सूरत में दर्ज हुए, जबकि अहमदाबाद में 143 मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 75,482 हो गई है। राज्य में 14,310 सक्रिय मामलों में से 79 मरीजों की स्थिति गंभीर है। दूसरी ओर कल 1,046 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई। इसके साथ ही ठीक होकर छुट्टी पाने वाले मरीजों की कुल संख्या 58,439 हो गई है। कल 18 मरीजों की मृत्यु हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोविड से जान गंवाने वाले मरीजों की कुल संख्या 2,733 हो गई है। इस बीच अहमदाबाद नगर निगम ने 30 से ज्यादा कर्मचारी वाले ऑफिस और दुकानों में एक कोविड कोऑर्डिनेटर नियुक्त करने का आदेश दिया है। कोविड से जुड़े सभी उपायों का सख्ती से पालन करवाने का जिम्मा इस कोऑर्डिनेटर का होगा। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र में मुंबई नगर निगम, राज्य सरकार और जनता की ओर से समय से किए गए उपायों के सकारात्मक परिणाम मिले हैं। मुंबई में कोविड-19 के उपचार के बाद स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 1 लाख से अधिक हो गई है और स्वस्थ होने की दर बढ़कर 79% हो गई है।
मुंबई में स्वस्थ होने वाले कोविड-19 रोगियों की संख्या ने कल 1 लाख का आंकड़ा पार कर लिया। कोरोना वायरस मुक्त होने पर कुल 923 मरीजों को कल अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। बृहन मुंबई महानगर निगम के अनुसार मुंबई में कोविड-19 रोगियों की रिकवरी दर वर्तमान में 79% पर स्थिर है। इसी बीच पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र पुलिस के अन्य 381 कर्मी कोरोना वायरस बाधित हुए हैं, वहीं 3 कर्मियों की मृत्यु हो गई। इन 3 मृतकों के साथ राज्य में कोरोना वायरस के कारण चल बसे पुलिस कर्मियों की संख्या 124 तक पहुंच गई है। राज्य में अब तक कम से कम 11,773 पुलिसकर्मी कोरोना बाधित हुए हैं, जिनमें से कुल 9,416 स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 2,233 पर इलाज जारी है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। तमिलनाडु में 40 पुलिसकर्मियों ने सद्भावना का परिचय देते हुए कल चेन्नई में कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए अपना रक्त प्लाज्मा दान किया। ये सभी पुलिसकर्मी भी कोविड से संक्रमित हुए थे और हाल ही में उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। इस बीच राज्य में कोविड मामलों की संख्या 3,20,000 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोविड के 5,835 नए रोगियों का पता लगा। इस महामारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 2,61,000 से अधिक हो गई है। कोविड-19 महामारी का कारण सार्स-कोवी-2 वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई में कुछ पुलिसकर्मी मुख्य योद्धा की भूमिका निभा रहे हैं। ड्यूटी निभाने के दौरान कई पुलिसकर्मी खुद भी इस वायरस की चपेट में आ गए हैं। चेन्नई के पुलिस आयुक्त महेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि अब तक 1,920 पुलिसकर्मी इस बीमारी के संक्रमण में आ चुके हैं। 1,549 पुलिसकर्मी इस संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं और उन्होंने दोबारा ड्यूटी शुरू कर दी है। चेन्नई में प्लाज्मा बैंक शुरू हो चुका है और ठीक होने वाले 48 पुलिसकर्मी कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा दान देने के लिए आगे आए हैं। 2 महिलाओं सहित 40 पुलिसकर्मियों ने कल प्लाज्मा दान दिया। कोविड-19 से मुक्त 14 दिन की क्वारंटीन अवधि में रहने के बाद व्यक्ति से 500 मिलीलीटर प्लाज्मा लिया जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि सक्षम लोग 14 दिन के अंतराल में 2 बार प्लाज्मा दान कर सकते हैं। चेन्नई से जय सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशि भूषण त्रिपाठी। कर्नाटक में कोविड से संक्रमित लोगों की संख्या 2 लाख से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों में 6,706 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 2,03,200 हो गई है। बंगलुरु में 1,893 और लोगों में कोविड संक्रमण हुआ है। कल कोरोना संक्रमण से उपचार के बाद 8,609 लोगों को विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। राज्य में अब तक 1,21,242 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। असम सरकार ने अनलॉक 3 के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनमें 50% लोगों के साथ सार्वजनिक वाहनों की अनुमति शामिल है। राज्य के मुख्य सचिव कुमार संजय कृष्ण द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक वाहन और राज्य की बसों को 50% लोगों के साथ कोविड-19 के नियमों और सामाजिक दूरी बनाए रखने को कहा गया है। जिले के अंदर सोमवार और शुक्रवार के बीच की लोगों की आवाजाही और यात्री वाहनों को अनुमति होगी। रात 9:30 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों की आवाजाही पर सख्ती से रोक रहेगी। नया आदेश इस महीने की 16 तारीख को सुबह 5 बजे से लागू होगा और 31 अगस्त तक रहेगा। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 73% से अधिक हो गई है। राज्य में 2,500 मरीजों को इलाज के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। अब तक 78,000 से ज्यादा मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब तक 1,07,323 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। पिछले 24 घंटों में 56 मरीजों की मौत के बाद पश्चिम बंगाल में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या 2,529 हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि खाद्य पदार्थ या पैकेजिंग से कोरोना वायरस के फैलने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। संगठन के आपात कार्यक्रम के प्रमुख माइक रियॉन ने बताया कि लोगों को खाद्य पदार्थ या खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग या खाद्य पदार्थों की डिलीवरी से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इनसे कोरोना वायरस फैलने का कोई सबूत नहीं मिला है। ऐसी खबरें आई थीं कि फ्रोजन चिकन जांच में कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव को कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए सहयोग का आश्वासन दिया। सरकार ने कोझिकोड विमान दुर्घटना की जांच के लिए 5 सदस्यों की समिति बनाई। राजस्थान में जारी राजनीतिक संकट के बीच विधानसभा का सत्र आज से आरंभ
और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल और संयुक्त अरब अमारात के बीच कूटनीतिक संबंध बनाने के ऐतिहासिक शांति समझौते की घोषणा की। राजस्थान में जारी राजनीतिक संकट के बीच राज्य विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र से पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के विधायकों की कल जयपुर में बैठक हुई। दोनों दलों ने अलग अलग बैठकों में आज के सत्र के लिए अपनी रणनीति पर विचार विमर्श किया। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और उनके 18 समर्थक विधायकों द्वारा नाराज होकर बागी रुख अपनाने से राज्य में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल रहा। लेकिन कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक में श्री पायलट सहित उनके सभी समर्थक विधायक भी मौजूद रहे। अब कांग्रेस के पास पर्याप्त बहुमत है, इसके बावजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सदन में विश्वास मत पेश किया जाएगा। दूसरी ओर प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने भी दावा किया कि भाजपा भी सदन में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। यह तय माना जा रहा है कि कोरोना के कारण विधानसभा का सत्र बहुत कम समय का होगा, लेकिन पिछले दिनों प्रदेश में हुए राजनीतिक घटनाक्रम के कारण पक्ष और विपक्ष के बीच सदन में तीखी नोकझोंक होने की व्यापक संभावना है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में आत्मनिर्भरता रक्षा क्षेत्र के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। वे कल आत्मनिर्भरता सप्ताह समारोह के हिस्से के रूप में रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और आयुध निर्माणी बोर्ड के नए उत्पादों का शुभारंभ कर रहे थे। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत को न केवल अपने हितों को पूरा करना है, बल्कि जरूरत के समय अन्य लोगों की भी मदद करनी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत अपनी रक्षा संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए विदेशी सरकारों, आपूर्तिकर्ताओं और बाहरी रक्षा उत्पादों पर निर्भर नहीं रह सकता। रक्षा मंत्री ने कल नौसेना के नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन NIIO का शुभारंभ किया। ये संगठन रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उद्योगों तथा विशेषज्ञों और उत्पादों के प्रयोक्ताओं के बीच संवाद स्थापित करने का मंच प्रदान करेगा। रक्षा मंत्रालय ने पिछले महीने रक्षा खरीद नीति 2020 का मसौदा जारी किया था, जिसमें नवाचार और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सेना मुख्यालय द्वारा इस तरह का संगठन बनाने की बात कही गई थी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से सुलभता, समानता, गुणवत्ता, किफायत और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित वेबिनार में श्री जावड़ेकर ने कहा कि उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्री रहते हुए बहुत करीब से इस नीति के बनने की प्रक्रिया को देखा है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि ये ऐसी शिक्षा नीति है जो भारत को आगे ले जाएगी। उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी स्कूली प्रणाली में नहीं आते, उनको भी इस प्रणाली में लाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि अभी स्कूलों से निकलने वाले हर 4 में से 1 विद्यार्थी कॉलेज जाता है और नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि स्कूलों से निकलने वाले हर 4 विद्यार्थियों में से 2 महाविद्यालयों तक पहुंचे। इस वेबिनार का आयोजन विद्यापीठ विकास मंच, राष्ट्रीय युवा सहकारी सोसाइटी और पुणे विश्वविद्यालय की ओर से किया गया था। खेल मंत्रालय कल से 2 अक्टूबर तक फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन कर रहा है। देश भर में आयोजित किया जाने वाला यह अपनी तरह का अनूठा कार्यक्रम है। खेल मंत्री किरेन रिजिजू आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। देश में कोरोना महामारी के प्रकोप और आपसी दूरी बनाए रखने संबंधी नियमों के अनुसार सरकार ने इस दौड़ के प्रतिभागियों को अपनी सुविधा के स्थान और समय पर अपनी ही रफ्तार से दौड़ लगाने को प्रोत्साहित करने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, वो इस अवधि के दौरान रुक रुक कर कई दिन दौड़ लगा सकते हैं। इस दौरान उन्होंने कितनी दूरी तय की, ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस वाली घड़ी पहनकर या दूरी का सामान्य रूप से आकलन करके पता लगाया जा सकता है। इस दौड़ का आयोजन महामारी के दौर में लोगों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कोविड-19 संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए दौड़ लगाने को प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है। इस आयोजन में हिस्सा लेने वाले व्यक्ति और संगठन फिट इंडिया की वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इसका आयोजन कल भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस से शुरू होगा और ये महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को संपन्न होगा। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर भारत का नया करदाता चार्टर नाम से प्रदर्शित किए जा रहे एक दस्तावेज को फर्जी बताया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जो दस्तावेज सोशल मीडिया मंचों पर प्रसारित किया जा रहा है, वो वास्तव में किसी अन्य देश का करदाता चार्टर है, भारत का नहीं है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि नागरिकों को देश का वास्तविक करदाता चार्टर देखने के लिए वेबसाइट
incometaxindia.gov.in पर संपर्क करना चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग ने मीडिया की इन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि इस वर्ष सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा देने वाले आवेदकों की कोविड जांच की जाएगी। खबरों में कहा गया था कि कोरोना संक्रमण से मुक्त आवेदकों को ही परीक्षा देने की अनुमति होगी। संघ लोक सेवा आयोग ने इन खबरों को फर्जी करार दिया है और कहा है कि ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया। आवेदकों से ऐसी खबरों पर विश्वास न करने को कहा गया है। और अब नए भारत पर विशेष श्रृंखला 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के सिलसिले में आज हम नए भारत के निर्माण से संबंधित कई पहलुओं के बारे में विशेष समाचार प्रसारित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने नए भारत के निर्माण का लक्ष्य हासिल करने के लिए कई उपाय किए हैं। प्रधानमंत्री ने ऐसे भारत के निर्माण का आह्वान किया है जो स्वच्छ हो और भ्रष्टाचार, गरीबी, आतंकवाद, जातिवाद तथा सांप्रदायवाद से मुक्त हो। पिछले 5 वर्षों में सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2022 तक सभी को मकान, किसानों की आय दोगुनी करने और आयुष्मान भारत योजना सहित कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने बताया कि नए भारत के सपने को साकार करने के लिए कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों को अवसरों में बदलने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दे रही है। अवसर में इस तरह से बदल सकते हैं कि इन्हीं दिनों में हम ऐसे कुछ सुदृढ़ और मजबूत सुधार करें, अर्थव्यवस्था हमारी एक कुल निखर कर और एक नए आयाम पर पहुंचे, और क्योंकि उसी से ये संभव होगा कि हम फिर से तेज गति को पाएं और हमारी जो आकांक्षाएं हैं वो पूरी हो। नए भारत के निर्माण के लिए मोदी सरकार पिछले 6 वर्षों में प्रशासन में सुशासन लाने के लिए नया मॉडल विकसित करने की दिशा में भी काम कर रही है। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। देश के कई हिस्सों में अगले 2-3 दिन में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों के पास कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 दिन में उत्तर भारत के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बारिश होने और आंधी चलने का अनुमान है। अगले 48 घंटों में गुजरात और मध्य भारत के कई हिस्सों में बहुत भारी वर्षा हो सकती है। कोंकण और गोवा के उत्तरी भागों में भी भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। महाराष्ट्र में सतारा जिले के जवाली, महाबलेश्वर, कराड़, पाटन और वाई तालुकों में सबसे अधिक वर्षा हुई है। लगातार बारिश के कारण जिले के कोयना बांध का जलस्तर कल रात 80.45 टीएमसी पहुंच गया। बांध में अधिक पानी आने के कारण कोयना बांध से 2100 क्यूसेक पानी आज 11 बजे नदी से छोड़ा जाएगा। इसकी वजह से पाटन, कराड़ और सांगली में नदी के किनारे के ग्रामवासियों को सतर्क रहने को कहा गया है। उधर नेपाल में नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा और गंडक बैराज से 2,15,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद बिहार में भी बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। गंडक नदी का जलस्तर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। बिगड़ते हालात को ध्यान में रखते हुए निचले इलाकों में रहने वालों को सुरक्षित स्थानों में चले जाने को कहा गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में बाढ़ से संबंधित दुर्घटनाओं में 38 लोग मारे गए हैं। उत्तर बिहार के 16 जिलों के 78 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। दरभंगा में 20 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। मुजफ्फरपुर में 15 लाख, जबकि पूर्वी चंपारण और खगड़िया में 10-10 लाख की आबादी बाढ़ से घिरी हुई है। रेल पटरी पर पानी होने के कारण दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर 22वें दिन भी रेल सेवा बहाल नहीं की जा सकी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 33 टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। 5,50,000 से अधिक लोगों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। 13,000 से अधिक लोग राहत शिविर में शरण लिए हुए हैं। इस बीच बागमती, गंडक, कमला बलान और अधवारा समूह की नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। और अब देश के विभिन्न हिस्सों में आज के मौसम के पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं हमारे सहयोगी वीरेंद्र कौशिक।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और सामान्य वर्षा होने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में भी बादल छाए रहने और सामान्य वर्षा होने की उम्मीद है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। कोलकाता में बादल छाए रहने और बारिश होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। गुवाहाटी में बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। गिलगित में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और धूल भरी आंधी या गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि इजरायल और संयुक्त अरब अमारात आपसी संबंधों को सामान्य बनाने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और आबूधाबी के शहजादे मोहम्मद अल नहयान के संयुक्त बयान में कहा गया है कि उन्हें उम्मीद है कि इस ऐतिहासिक कदम से मध्य एशिया में शांति का रास्ता तय होगा। उन्होंने कहा कि इस समझौते के परिणाम स्वरूप इजरायल अपने कब्जे वाले पश्चिमी तट से लगे इलाकों पर अपनी विवादास्पद योजना को निलंबित कर देगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और विशाल, अब आज के समाचार पत्रों में क्या खास है? जी नवीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित कर व्यवस्था में बड़े सुधारों का ऐलान आज के सभी समाचार पत्रों में है। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है फेसलेस और पेनलेस होगा टैक्स सिस्टम। दैनिक जागरण ने सुर्खी दी है करदाताओं को सौगात, झंझट से मिली आजादी। राजस्थान पत्रिका ने दिया है टैक्स के लिए न इनकम टैक्स ऑफिस जाने की जरूरत न मिलने की। वहीं हिंदुस्तान सहूलियत शीर्षक से लिखता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 बड़े सुधारों का ऐलान किया, फेसलेस आकलन, टैक्स पेयर चार्टर और फेसलेस अपील। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है नई कर प्रणाली निष्पक्ष और भरोसे लायक। दैनिक भास्कर की सुर्खी है टैक्स अब टेरर मुक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे कार्यकाल वाले देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने को भी समाचार पत्रों ने मुख्य पृष्ठ पर दिया है। बकौल अमर उजाला सबसे लंबे समय तक पीएम रहने वाले चौथे नेता। राजस्थान में लगभग 1 महीने से जारी सियासी खींचतान के बाद आज से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में भाजपा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाने को लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है कांग्रेस का विश्वास बनाम भाजपा का अविश्वास। बकौल दैनिक ट्रिब्यून आखिर हो गई है गहलोत और पायलट की मुलाकात। देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 24 लाख पार कर जाने को भी सभी पत्रों ने दिया है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है एक दिन में रिकॉर्ड 67,000 मरीज। वहीं राष्ट्रीय सहारा ने दिया है 16 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हुए, 70% से ऊपर पहुंची स्वस्थ होने की दर। दिल्ली एनसीआर में मानसून के इस मौसम में हुई तेज बारिश पर अमर उजाला ने लिखा है राजधानी में रिकॉर्ड बारिश, कई इलाकों में पानी भरा। प्राइवेट ट्रेनें जल्दी पहुंची तो पेनल्टी, शीर्षक से नवभारत टाइम्स ने लिखा है ट्रेन के 15 मिनट से ज्यादा देरी होने को लेट माना जाएगा और 10 मिनट या इससे पहले पहुंची तो पेनल्टी लगेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव को कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए सहयोग का आश्वासन दिया। सरकार ने कोझिकोड विमान दुर्घटना की जांच के लिए 5 सदस्यों की समिति बनाई। राजस्थान में जारी राजनीतिक संकट के बीच विधानसभा का सत्र आज से आरंभ और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल और संयुक्त अरब अमारात के बीच कूटनीतिक संबंध बनाने के ऐतिहासिक शांति समझौते की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।